नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्णमाला का टॉपिक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। वर्णमाला के बाद अगर हम बात करें तो हमने अपना जो संधि का टॉपिक है वो भी पूरा कर लिया है। अगर आपने ये वर्णमाला और संधि की वीडियोस नहीं देखी हैं संधि के टॉपिक की तो उन्हें भी देख लीजिए। आज हम वर्णमाला के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और जो संधि वाला टॉपिक है उसके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए माँ सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए, जब हमने वर्णमाला पढ़ी है तो वर्णमाला में हमने देखा है कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जिन व्यंजनों का निर्माण जो है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका है ये दो वर्णों के मेल से बना है, ये भी दो वर्णों के मेल से बना है, ये भी दो वर्णों के मेल से बना है। लेकिन जो यहाँ पे आपका ज्य है ये किससे बना है भाई, ये बना है आपका तीन वर्णों के मेल से। जैसे ज धन ज्य धन अ। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वर्णों का मेल हुआ है तब जाके आपका ये क्या बना है, ज्य बना है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा है कि वर्णमाला में हम कितने संयुक्त व्यंजनों को जानते हैं। तो वर्णमाला में हम सिर्फ 4 संयुक्त वर्णों को जानते हैं, पांचवा हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको हम वर्णमाला में काउंट नहीं करते हैं। ये चीज हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप भी साथ साथ में क्वेश्चन करते रहिएगा और मुझे अंत में जरूर बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो पा रहे थे। 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पाए हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 20 में से 20 भी कर लेंगे आप। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से जो है दंत्य नहीं है। तो दंत्य जो वर्ण होते हैं, उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं, उच्चारण स्थान भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान जो है 8 होते हैं और प्रत्येक उच्चारण स्थान में जो है क्या होता है, 8 से अधिक वर्ण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी। अब इसमें देखें अगर हम कि इनमें से दंत्य कौन नहीं है। ठीक है, बोला क्या है, कौन नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय क्या होता है भैया, उस समय हम देखते हैं माफ कीजिएगा, हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो हमें ये नहीं दिखता ही नहीं है। ठीक है, हमारा क्या होता है, इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है, नहीं दिखा ही नहीं भाई। थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसको आराम से ध्यान से ढंग से पढ़िए, तब जाके वो क्वेश्चन आपका सही होगा। अब आता क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा दंत्य नहीं है। तो हमने दंत्य के लिए पढ़ा था ऋतुलस नामः दंतव्य, यही पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे देखिए तो जो है आपका तवर्ग में मतलब कौन कौन से वर्ड आते हैं, त आता है, न आता है, द आता है। यहां पे क्या नहीं आ रहा है, ट। ठीक है, तो ट आपका जो है क्या होगा, ये दंतव्य नहीं है उच्चारण की दृष्टि से। ये कैसा वर्ण है, ये आपका मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यदि हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यदि हम बात करेंगे कि जिन वर्णों के अंत में अ आता, शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या होता है भाई, अनुस्वार वो होता है जैसे हमने लिखा है क्या, हमने लिखा अंत।
अंत में ये जो आपने अ के ऊपर बिंदी लगाई इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अनुस्वार वो हो गया आपका, ये एक अयोगवा है, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद अंतस्थ की बात करेंगे तो अंतस्थ होते हैं आपके वर्ण, जो कि कौन से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अंदर की तरफ जाए उन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है, तो आप अंत वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अकारांत। क्या कहते हैं भाई, अकारांत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहा, डी। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या रहा हमारा, डी रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्ष वर्ण। वर्ण किसके द्वारा बना है, किसके योग से बना है, तो ये हलंत कर दीजिएगा सारे के सारे क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इनमें से जो है कौन सा किससे बना है, क्ष जो है किन वर्णों के मेल से बना है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहेगा, हमने पढ़ रखा है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क धन श। श कौन सा, मूर्धन्य वाला, यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या की बात करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, 11 स्वर हैं। ठीक है, ऑप्शन में 13 भी है, लेकिन यहाँ पे हिंदी की बात करिए तो हिंदी में आपके 11 ही आएंगे। आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ये मैं आपको जब वर्णमाला में हम पढ़ रहे थे तो उस समय मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कि 5 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। ठीक है, अब आता है हमारा छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा हमें जोर देने की बात है ही नहीं दिमाग पे, कौन सा नहीं है, ज नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ज नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा टवर्ग नहीं है। टवर्ग का वर्ण कौन सा नहीं है, तो ट है, ड है और न है। यहाँ पे टवर्ग का कौन सा वर्ण नहीं है, घ। घ कौन से वर्ग का वर्ण है, कवर्ग का। कौन से वर्ग का वर्ण है, कवर्ग का है। तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि ये जो घ है ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है। ठीक है, इस घ का आपने बताना है कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे तो कितनी रहेगी, 33। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर रहने वाला है। ये हमने बहुत आराम से मजे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये लास्ट के 2 ऑप्शन आपके वैसे ही गायब हो गए, क्योंकि ये स्वर की श्रेणी में आते ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा रहा, ई, तो ये क्या है, छोटी ई है, तो ये दीर्घ में नहीं आएगी। दीर्घ स्वर कौन सा हुआ आपका, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा योगवा है, अयोगवा है, योगवा है। तो देखिए विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपको क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आप की श्वास वायु जो है अधिक मात्रा में इस्तेमाल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से अल्प प्राण की बात करेंगे तो जहां पे आपका श्वास वायु कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है, अब हम बात करेंगे किस चीज की, महाप्राण की। तो महाप्राण में क्या बच गया आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, विसर्ग की। ठीक है, तो विसर्ग यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अयोगवा आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था, छ कौन से वर्ग में आता है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो छ है वो कौन से वर्ग में आता है। तो छ कौन से वर्ग में आ रहा है, चवर्ग में आ रहा है। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या था, इचुयश, इचुयश नामा तालव्य, इचुयश नामा तालव्य, ये पढ़ा था हमने। तो चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो किस में है, इचुयश नामा तालव्य। तो यहाँ पे छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। ये चीज आपने ध्यान में रख ली, क्या होगा, तालु या तालव्य। किसका उच्चारण स्थान, छ का। ओष्ठ में क्या आता है, अपुधय मानीय नामा ओष्ठा। तो पवर्ग आपका
पवर्ग, जितने भी पवर्ग में वर्ण आ रहे हैं वो उनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ्य है। द तुलसीनामा दंतव्य, ये भी हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन हमने वैसे तो 4 पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हमारे पास संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, श जो है संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रख ली भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तालव्य व्यंजन है, तो इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है, देखिएगा। तालव्य अभी हमने देखा कि तालव्य व्यंजन जो है कौन कौन से हैं, तो इसमें से तालव्य में कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, चवर्ग आपका तालव्य में आएगा। तो ये चीज हमने अभी डिस्कस करी है दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये और अलव किस वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम तालव्य कहते हैं, ऊष्म कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या ओष्ठ कहते हैं। तो यदि हम बात करेंगे किस चीज के, ये और अलव की, तो इनको जो नाम दिया जाता है वो क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन, या इनको दूसरा नाम दिया जाता है यण व्यंजन। क्या बोला जाता है, यण व्यंजन। और य और व की बात करेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना, य और व की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अनु और नासिक। अनु मतलब पीछे, नासिक मतलब नाक। नाक से पीछे जो है मुंह है हमारा, तो इनसे उच्चारित होने वाले, नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होने वाले वर्णों को आप क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मुंह में यहाँ पे ये होगा। ठीक है, थोड़ा सा वर्तनी में अशुद्धि है। नाक और मुंह से उच्चारित होने वाले वर्णों को आप क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इन्हीं वर्णों को आप क्या बोलते हो, पंचम वर्ण बोलते हो। ठीक है, पंचमाक्षर बोलते हो आप। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उन्हीं को आप अनुनासिक कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हमारा कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अभी डिस्कस किया हमने कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो है पंचम अक्षर या पंचम वर्ण जो है क्या होता है, अनुनासिक बोला जाता है या समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। कुल नहीं पूछा, स्वरों की संख्या पूछी है, तो कितनी होगी, 11। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये चीज हमने पढ़ रखी है भाई। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी, क्वेश्चन नंबर 18 की, कंठोष्ठ ध्वनियां, ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनियां अगर आप बात करेंगे तो हमने पढ़ा था जो संयुक्त उच्चारण है आपके वो कौन कौन से हैं भाई। संयुक्त उच्चारण हमने देखे थे, तो संयुक्त उच्चारण देखते जिसमें हमने कंठोष्ठ की बात करेंगे, तो कंठ और ओष्ठ दोनों के मेल से जो वर्ण बनेंगे आपके उनको हम क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ बोलेंगे। कंठ में क्या लिया आपने, अ, और यहां से क्या लिया, उ, ये या बड़ा उ, तो इनके मेल से क्या बनेगा आपका, औ बनेगा या ओ बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन जो ओ है वो कहां पे है, ओ कौन से ऑप्शन में है आपका, ए में और लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए, शब्द आपका कभी भी ध्वनि से पहले नहीं आएगा।
यहाँ पे फिर से शब्द पहले है। शब्द अगर पद की बात करेंगे तो ये भी ध्वनि से पहले कभी नहीं आएगा, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पद और शब्द की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, शब्द जब कोई दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि को आप शब्द कहते हैं। वही अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द की जगह हम उसे क्या बोल देते हैं, पद बोल देते हैं, ठीक है। वाक्य क्या है, वाक्य दो या दो से अधिक वर्णों शब्दों के मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि को आप क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा ये है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ल जो है प्रयत्न के आधार पर कौन सी ध्वनि है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ल किस प्रकार की ध्वनि है प्रयत्न के आधार पर, पसर्वक है, उत्क्षिप्त है, परकंपित है या संघर्षहीन है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके लिए है, आप इसका आंसर बताइए। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।